Hello everyone, welcome to seventh lecture of Samadhan series. तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े ना, अभी तक हम लोग पढ़े कि किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग मोलर मास को। ठीक है। और चार तरीके के बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, जिसमें पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सिक्स नंबर लेक्चर में पढ़े, वो था हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, अब होता क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते थे मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, कि कोई ऐसा सॉल्यूट है तुम्हारे पास जिसका मोलर मास तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूट का मोलर मास को पता करने के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते थे। ठीक है, तो अब ये एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे, और किस तरीके से वेंटअप फैक्टर को हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो, एनसीईआरटी बुक में क्या बोला जाता है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आयोनिक और कोवेलेंट को डिफाइन करेंगे। आयोनिक कंपाउंड जो आयंस में सेपरेट होते हैं, जैसे मान ले कि NaCl का बात कर रहे हैं, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, और ये सेपरेट होगा तो Na+ और Cl- में सेपरेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास KCl होता है, KCl भी आयनिक कंपाउंड है, K+Cl- में सेपरेट होगा। MgCl2 ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो Mg2+ और 2Cl- में सेपरेट होता है। ठीक है, डिसोसिएट होता है बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है कि जब आयनिक कंपाउंड को तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, किसमें डिसोसिएट होता है, केटायन में और एनायंस में। तो ये देखो, केटायन बन गया कौन सा, पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन बनता है, और नेगेटिव चार्ज वाला एनायन बनता है। ठीक है, अब जैसे बोल रहा कि यदि तुम मान लो कि 1 मोल KCl, ठीक है, 1 मोल KCl मतलब 74.5 ग्राम होगा। KCl मोलर मास के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 1 मोल KCl को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 मोल K+ आयन आएगा और 1 मोल KCl- आयन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NaCl है, तो इसमें एक केटायन है एक एनायन है। जब 1 मोल NaCl लिए हो तो 1 मोल Na+ होगा और 1 मोल Cl- होगा। ठीक है, 2 मोल NaCl लेते तो 2 मोल Na+ बनता और 2 मोल Cl- बनता। ठीक, अब बोला जा रहा है कि 1 मोल K+ और 1 मोल Cl- रिलीज होगा कब, जब तुम 1 मोल KCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, अब बोला यदि ऐसा हो रहा है तो टोटल पार्टिकल तुम्हारे सॉल्यूशन में कितना हो गया, टोटल पार्टिकल तुम्हारे पास हो गया 2 मोल्स हो गया। 1 मोल केटायन हो गया, ठीक है, और 1 मोल क्या हो गया, एनायन हो गया। तुमने ऐड किया था कितना, 1 मोल ऐड किया था, बट अभी वहां पे पार्टिकल कितना है, यदि आयोनिक कंपाउंड था कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो 2 मोल पार्टिकल्स दो आ हो जाएगा। गया। ठीक है, हाँ। अब इसमें बोला जा रहा है इफ वी इग्नोर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। इंटर आयनिक इंटरेक्शन मतलब जैसे जो आयंस बन गया ना, तो इन आयंस के बीच में तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, तो इसको इग्नोर करने बोल रहा है। मान लो इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या होगा कि 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई 2 into 0.52 केल्विन। ठीक है, देखो, बॉइलिंग पॉइंट जब निकालते थे हम लोग, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें लिखते थे डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखते थे, KB into मोलालिटी लिखते थे। ठीक है, तो अब इसमें बोला जा रहा है कि तुम मोलालिटी निकालोगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्योंकि दो हो जा रहा है, तो KB का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 लिखते थे, और मोलालिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डबल हो जाएगा, क्योंकि तुम 1 मोल कैसे निकालते हो, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मोलालिटी कितना हो जा रहा था, 1 हो रहा था। ठीक है, अब मान लो क्योंकि तुम्हारा पार्टिकल्स कितना 2 मोल्स हो गया ना, तो ये 1 की जगह तुम क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारा स्मॉल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.52 into 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सर। गया। ये समझ पा रहे हो बात। तो जी ये सर। चीज बोला जा रहा है कि ये होना चाहिए। नाउ इफ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो ऐसा यदि होता, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता, ठीक है, तो हम क्या बोलते कि हम क्या कंक्लूजन में निकलते, वी कुड बी लेड टू कंक्लूड दैट द मास ऑफ
2 mole particles is 74.5 ग्राम एंड द मास ऑफ 1 मोल KCl वुड बी 37.25 ग्राम। मतलब मान लो हमको डिसोसिएशन का कोई आइडिया नहीं रहता, कि हमें पता ही नहीं रहता कि KCl जैसा जो, एक सेकंड, एक सेकंड कौन है, यही यही चीज इसमें बताया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है मान लो डिसोसिएशन तुम्हें पता नहीं रहता तो तुम सीधा यही कैलकुलेट करने ना, तुम टू नहीं लिख पाते वहां पे यदि डिसोसिएशन का आइडिया तुम्हें नहीं रहता तो। ठीक है, तो तुम सीधा क्या बोलते हैं कि वन क्योंकि लेके तुम्हें, सॉल्व कर देते हैं। हाँ तुम्हें आइडिया तो यही था ना कि 1 मोल ही हम यूज कर रहे हैं, और 1 मोल यूज करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है या बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें फेनोमिना तो वो दिखता, भले तुम्हें पता, जैसे मान ले ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया था बताओ? ऑक्सीजन का डिस्कवरी हाँ, पता नहीं सर। जोसेफ प्रिस्टली नाम के थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, ओके सर। तो क्या उससे पहले आदमी ब्रीथ नहीं करते थे, सांस नहीं लेते थे? लेते थे ना। करते थे, बिल्कुल करते थे, हाँ। हाँ, तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि मान लो डिसोसिएशन का कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन तुम 1 मोल उसमें पानी डाले तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा उसी 2 × 0.52 का डिफरेंस आएगा वहां पे। ठीक है, इतना का हाँ डिफरेंस सर। डेल्टा टी में आएगा ही आएगा, भले तुम्हें पता ना हो। लेकिन तुम, यदि तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या सोचोगे कि मैं तो 1 मोल ही डाला था, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट करने लग जाते, तो तुम्हारे पास 1 मोल KCl का मास कितना आता? 37.25 ग्राम आता। आधा आ जाता, हाँ। आधा आ जाता। तो अब इसमें क्या बोला गया, दिस ब्रिंग्स इनटू लाइट द रूल दैट व्हेन देयर इज ए डिसोसिएशन। तो इस कंसेप्ट से क्या पता चला कि जब डिसोसिएशन होता है, ठीक है, मान लो किसी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, आयंस में, तो मोलर मास हमेशा क्या होता है, जो एक्चुअल मोलर मास है उससे कम हट मोलर जाता मास है। आता है। ठीक है, ट्रू वैल्यू से कम मोलर मास आता है। समझ गए? जी सर, जी सर। अब सेम इसी तरीके से जैसा डिसोसिएशन होता है उसी तरीके से क्या होता है, एसोसिएशन भी होता है। ठीक है, जैसा डिसोसिएशन में टूट रहा था दो, अब एसोसिएशन में जुड़ के उड़ेगा। एक मोनोमर बन जाता है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे क्या किए, 2 मोल एसिटिक एसिड का ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक डाइमर बन जाएगा, बट ये सिंगल यूनिट काउंट होगा। समझ पा रहे हो? यहाँ तुम 2 मोल ऐड किए मतलब बट अब ये दो, अल्टीमेटली, 2 मोल से अब वो 1 मोल हो जाएगा। हाँ 1 मोल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन का प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड किसमें डाइमराइज कर रहा है, सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन है। क्या रीजन है डाइमराइज करने का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब छोटा छोटा चीज पता रखना है। मान लो ये कहीं मेंशन नहीं करेगा तो भी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है कि जो ये है डाइमराइज कर जा रहा है एसिटिक एसिड बेंजीन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो डैश से दिखाया गया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, नॉर्मली क्या होता है कि इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है, उसमें क्या होगा कि मतलब उसी जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है ना, उसमें तुम्हारा इस तरीके का डायमराइजेशन का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन दिस केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस ड्यू टू डायमराइजेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल तुम्हारा क्या हो रहा है, जैसे इसमें डिसोसिएशन के कारण 1 से 2 बन जा रहा था डिसोसिएशन के कारण, यहाँ तो ठीक 2 है, से ही बोली। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 1 हो जा रहा है एसोसिएशन के कारण। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि if it can be undoubtedly stated that if all the molecule of ethanoic acid is in associate in benzene, ठीक है, मान लो कि जितना तुम इथेनोइक एसिड डाले सारे जुड़ गए, एसोसिएट हो गए बेंजीन में, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो इथेनोइक एसिड का है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू का। समझ पा रहे हो? तुम डाल रहे हो 2, ठीक, लेकिन वहां पे आ वो रहा है 1। अल्टीमेटली 1 हो जा रहा है, तो जितना वैल्यू था उसका हाफ आएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो रहा था, डबल डबल हो रहा था, उसी तरीके से इसमें क्या आएगा, हाफ आएगा नॉर्मल वैल्यू। और इसमें द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जी सर। हाँ, तो इसमें मोलर मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और इसमें मोलर, यहाँ पे मोलर मास हाफ हो जाता था, और इस वाले में जहाँ एसोसिएशन हो रहा है उसमें मोलर मास क्या हो जाएगा, डबल हो डबल हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया सच ए मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। समझ पा रहे हो? एबनॉर्मल मोलर मास किसको बोल रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास इसको बोल रहे हैं जब तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मोलर मास का होना चाहिए था उससे ज्यादा या फिर उससे कम जो मोलर मास आ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो तुम मान लियो बाय डिफॉल्ट कि हमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन का कंसेप्ट नहीं पता है, और इसको, इस कंसेप्ट को बिना अप्लाई किए हुए जो तुम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो KCl के केस में जैसे 37.5 आ गया, ठीक है, तो ये इसका एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर। अब नेक्स्ट बात आता है कि 1880 में वेंटॉप नाम का एक आदमी था, उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग आज वेंटॉप फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटॉप फैक्टर। तो इसने क्या किया, अपना वेंटॉप फैक्टर का आई आई से इसको डिनोट किया, और उसका मतलब एप्लीकेशन निकाला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। तो उसने क्या किया कि आई को बताया, आई मतलब होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, वेंटॉप फैक्टर मतलब क्या होगा, रेशियो होगा नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का। तो एबनॉर्मल मोलर मास जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको, उसका नॉर्मल मोलर मास को डिवाइड यदि करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास से, तो मेरे पास जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे वेंटॉप फैक्टर। या फिर जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका जो रेशियो होगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो स्टार्टिंग में तुम 1 मोल डाले, वो बन गया 2, तो इसका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 2 था, तुम 1 डाल दिए, तो इसका आई का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जी सर। तो ये हो गया, आई को क्या बोल रहे हैं? वेंट ऑफ फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि हेयर एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड और नॉन डिसोसिएटेड। ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? एबनॉर्मल मोलर मास है, उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं साथ ही साथ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसमें हम एज्यूम कर लिए हैं कि जो भी सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं ना, वो ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास को, देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर साइड में, तो इसलिए बोला जा रहा है जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसको भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली मतलब तुम कोई सॉल्यूशन बना लिए, अब इसमें जो कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, पहले बॉयल कितने में बॉयल कर रहा था, मान लो सॉल्वेंट था, सिर्फ वाटर था, ठीक है, वाटर था तो कितने में बॉयल कर रहा था वो देख लिए, और इसमें कोई अननोन सॉल्यूट ऐड कर दिए, और अब देख लिए कि कितना चेंज आया। डेल्टा टी तुम एक्सपेरिमेंटली निकाल लिए, के एफ का वैल्यू तुम्हें, के एफ या के बी का वैल्यू तुम्हें पता रहता है, ठीक है, और मोलालिटी तुम्हें पता चल जाएगा। तो मोलालिटी इस वाले फॉर्मूला से यहाँ से तुम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से निकल जाएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम कैलकुलेट कर रहे हो क्या सोच के कि ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला कि इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी। ठीक है। जहाँ पे एसोसिएशन होगा वहां पे आई का वैल्यू तुम देख पा रहे हो, आई का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? 0.5 से कम हो जाएगा, मतलब 0.5 या फिर 1 से कम हो जाएगा। जहां एसोसिएशन होगा वहां आई का वैल्यू 1 से कम होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है। और जहां पे क्या बोला जा रहा है? डिसोसिएशन होगा, ठीक है, डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा? यूनिटी से बड़ा होगा, 5 से ग्रेटर ज्यादा। देन यूनिटी, 1 से बड़ा। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस केसीएल सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2, ठीक है, व्हाइल द इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज नियरली 0.5। ठीक है। तो ये बताया गया कि बेंजीन में डाइमर बन रहा है, तो डाइमर बन रहा है तो तुम्हारा आई का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 0.5, और केसीएल में 2 आयंस बन जा रहे हैं तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है। इसमें इंक्लूजन क्या बताया? अब वेंटअप फैक्टर को यदि तुम बोल रहे हैं कि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दे, जो वेंटअप फैक्टर है ना उसको क्या करें? सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दे, तो क्या होगा? तो जैसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें हम लोग लिखते थे कि सॉल्वेंट का प्योर जो वेपर प्रेशर है उसको सब्ट्रैक्ट करते थे सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर आया उसको, और डिवाइड करते थे तुम्हारा सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर से। ठीक है। तो इससे जो आता था इसमें बोलते थे वो इक्वल, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है तुम्हारा N2/1। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसमें वेंटअप फैक्टर को इंक्लूड करा लगा दिए। अब यहाँ पे वेंटअप फैक्टर आई मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और वेंटअप फैक्टर को सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाइज कर रहे हैं किस तरीके से। तो पहले इसको कैसे लिखते थे? P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P0 1 इक्वल टू N2/N1। जो पहले पढ़ाया होगा, पहले वीडियोस में देखोगे, ये इस तरीके से हम लोग लिखते थे। लेकिन अब क्या होगा? मॉडिफिकेशन कर दिए तो मॉडिफिकेशन में यहाँ पे क्या लग जाएगा? वेंटअप फैक्टर लग जाएगा। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें तुम्हें बेंट ऑफ फैक्टर लगाना होगा। अब जैसे इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है तो इसमें डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? इक्वल टू आई के बी इंटू मोलालिटी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा? आई के एफ मोलालिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू आई एन टू आर टी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब बेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो ये था तुम्हारा। अब देखो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है। जैसे केसीएल जो आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो केसीएल, NaCl, MgSO4, तो इनका आई वैल्यू क्या होता है? 2 के तरफ जाता है। ठीक है। जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा इनका आई का वैल्यू 2 की तरफ जाएगा। तो केसीएल को यदि ब्रेक करोगे तो केसीएल ब्रेक होता है K+Cl माइनस में, NaCl ब्रेक होता है Na+Cl माइनस में, MgSO4 ब्रेक होगा Mg2+SO4 2 माइनस में। ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे नियरली तुम्हारा दो दो आयन सब में बन रहा है, एक मोल इसका बनेगा एक मोल इसका बनेगा, तो टोटल आयन तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एज एक्सपेक्टेड द वैल्यू ऑफ आई गेट क्लोजर टू 3 4 K2SO4, K2SO4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये कैसे टू ब्रेक के करेगा? प्लस SO4 2-। हाँ, SO4 2 माइनस, तो टोटल आयंस यहाँ पे कितने बन गए? 3 आयंस बन 3 गए। पर। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिया गया है, डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम बेंजीन में। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है बेंजोइक एसिड क्या करेगा? डायमराइज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हाँ, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। मतलब आई का वैल्यू कम हो जाएगा इसमें।
हाँ, आयता तो पहले सर तो हमारे पास। इसमें, हाँ एक सेकंड।